देखो क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकुलम ईच आर केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है तो हर साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की। और उसकी जो वर्टिसेस है ए बी और सी उस पर चार्ज रखा गया है कितना 1 पिकोकुलम का। ठीक है, तो अपन से पूछिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। जो सेंट्रोइड होगा ट्रायंगल का, जैसे जैसे ये पॉइंट ओ है। ठीक है, यहाँ पे अपन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। तो देखो सबसे पहली टर्म तो आ गई सेंट्रोइड क्या होता है। देखो ट्रायंगल की मीडियंस जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक मीडियन हो गई ए डी, ये हो गई मीडियन बी, ये वाली एक मीडियन हो गई ये जो बी से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना भूल गया मैं। और एक ये मीडियन होगी जहाँ पे ये तीनों मीडियम इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वह वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे आप चीज ये देखो, दो तीन चीजें जो है आपको याद रखनी है। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको उसको देखते ही ना तभी आप इसको सॉल्व कर दोगे, या फिर अगर इसको सॉल्व एक तो देखते ही इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, और सॉल्व भी करना होगा ना तो जितनी गणित मैंने यहाँ पे लिख दी है ना उसकी आधी भी नहीं लिखनी पड़ती। लेकिन एक बार के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, और क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपन को। तो देखो अपन को बी ओ डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे टेस्ट चार्ज को मानेंगे। ठीक है, तो ये बी ओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, सी ओ डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये ए ओ डिस्टेंस चाहिए होगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये जो तीनों डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। जो एहो होता है, ठीक है, जो मीडिया जो एओ होता है वो 2/3 ऑफ एडी होता है। ये वाली चीज भी आपको याद रखनी होगी। अगर ये जो मीडियन वाला होता है, ठीक है, जो मीडियन वाला केस होता है इसमें क्या होता है, जो एओ होता है, जो ये एओ आप देख रहे हो जिसको अपन ने आर माना है, वो क्या होता है 2/3 ऑफ एडी होता है। ये जो एडी लेंथ है उसका कितना होता है 2/3 होता है। ठीक है, इसी से अपन देखो एओ निकालेंगे जो कि अपना आर है, क्योंकि ये देखो अपन को आर चाहिए भी, इसलिए अपन इसके बारे में बात करें। देखो बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एओ बीओ एंड सीओ इक्वल्स टू आर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो अपन को क्या निकालना है, ये एओ निकालना था, मतलब इस आर की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो अपने पास ये वाला रिलेशन है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये एडी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अपने पास एडी कैलकुलेट हो जाएगी, एओ अपने पास ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एडी का अपन 2/3 कर देंगे। तो देखो एडी सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैंने ये ट्राइंगल का जो ये वाला पार्ट है ना इसको बाहर निकाल लिया ताकि क्लैरिटी रहे। देखो ये अपनी एडी हो गई। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये वाली जो ट्रायंगल की लेंथ है इसको अपन ए बोल देते हैं, जो अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रेशो होता है एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, यहाँ पे अपन पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एडी अपना परपेंडिकुलर है और ए बी अपना क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो देखो एडी की वैल्यू तो अपन को निकालनी है, और जो ए बी है वो अपना कितना दे रखा है ए दे रखा है, इक्वल्स टू कितना हो गया साइन 60, क्योंकि एंगल थीटा कितना है अपना 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3/2। तो एडी एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एडी इक्वल्स हो जाएगा ए √3/2। तो देखो अपने पास एओ निकल के आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये एओ निकल के आ जाएगा जिसको अपन ने आर माना है। तो देखो एओ अपन को पता है 2/3 ऑफ एडी होता है। तो देखो एओ जो निकल के आएगा 2/3 लिखा इंटू एडी की जो वैल्यू अपन निकाली वो लिख के अपन ने रख दी। तो एडी की जो वैल्यू आएगी अपन इसको क्रॉस कट करेंगे तो देखो एडी की जो एओ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/√3। अब देखो ये हमेशा कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, हमेशा देखो, इसलिए मैंने कहा था इतनी सारी गणित लिखने की जरूरत नहीं, मुझे आपको एक बार करके दिखाना था। देखो एओ की जो लेंथ होगी वो हमेशा कितनी आएगी a/√3। तो देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें जो ये वाली लेंथ है बीओ, ये भी कितनी हो जाएगी a/√3, और सीओ ये भी कितनी हो जाएगी a/√3, और एओ ये भी कितनी हो जाएगी a/√3। देखो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल बात है, और ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना काम अगर आपको नहीं, बस एक बार देखना था। ठीक है, तो देखो ये a/√3 निकल के आ गई इस आर की वैल्यू। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था, देखो इसमें एक चीज और बतानी है मेरे को, जो सेकंड पॉइंट है। देखो ये वाला एंगल अपन को चाहिए होगा, तो देखो ये वाला एंगल अगर 60 है, ये वाला एंगल जो 60 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि जो मीडियन होती है वो
ट्राइंगल एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30, वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। अब देखो ये पूरा ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ये दो एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सिंपल सा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री, वाला एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और ये भी हमेशा अपन को चाहिए होता है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अब हमेशा याद रखना ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और तो ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देखो एक एक बार निकाल के देखना जरूरी होता है, तभी अपन को चीजें याद रह पाती है। अगर अपन डायरेक्ट याद रखेंगे ना तो मुश्किलें होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज निकाल के बता रहा हूँ। देखो अब ये अपना क्वेश्चन हो गया, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा आप सिर्फ वही देखना, ठीक है। एक बार के लिए पूरा मत देखना। ट्राइंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रख दिया, ठीक है, हर हर वर्टिस पे रख दिया, साइड 10 सेंटीमीटर है, निकाल दी, ठीक है। अब देखो सेंट्रोइड पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो देखो इसकी वजह से भी लगेगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, ठीक है, उसका अगर अपन नेट निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देखो बी पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे टेस्ट चार्ज मानते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो देखो ये जो बी होगा वो इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा अपना, इस तरफ वाला आएगा, ठीक है। देखो बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सेंटर पे उसका डायरेक्शन ये वाला हो गया बी, ठीक है। वैसे ही आप सी की वजह से निकाल लो, सी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई सी की वजह से वो इस तरफ आएगी, ये कितनी आ गई ई सी। देखो किसी को अगर ये भी नहीं पता हो ना तो मैं स्ट्रेट लाइन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो दो चार्ज जो ज्वाइन होते हैं उनकी लाइन के अलोंग ही लगती है। तो देखो यहाँ पे आ गई ईसी, क्योंकि ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। वैसे ही देखो ईए की नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर अपन इन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकाल ले तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन से कैलकुलेट करवाई जा रही है वो निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार करवा रहा हूँ, उसके बाद ये चीज भी डायरेक्ट सॉल्व होती है, ठीक है। मैं आपको देखो यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखो 1 पिको कुलम की वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻12। पिको लगता है ना, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करो तो कुलम में आ जाता है। देखो तीनों फोर्स ऐसे थी, ठीक है। तीनों फोर्स के बीच में जो एंगल था वो कितना था 120 डिग्री। देखो ये इसलिए मैंने बताया था, ये वाला एंगल कितना था 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 120, मतलब ईसी और ईबी के बीच में 120 लग रहा है, ईसी और ईए के बीच में भी 120 हो जाएगा इसी तरीके से, और ईबी और ईए के बीच में भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसा है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो जब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उस तीनों मैग्नीट्यूड को अपन ने क्या मान लिया, ई मान लिया, क्योंकि ई का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्यू चार्ज तो अपना सेम है 1 पिको कुलम, ठीक है। और जो आर है, देखो ये वाला डिस्टेंस जैसे कि अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा। तो इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ही आ जाएगी। तो देखो ये वाली बात भी सिंपल से अपनी हो गई। अब देखो इसका नेट निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं। तो देखो ये दोनों 120 डिग्री पे पड़ी है, ठीक है। तो 120 डिग्री पे पड़ी है तो ई नेट कैसे निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा कितना है अपना 120 डिग्री। देखो थीटा जो होता है ना वो E1 और इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बन रहा है उसका लेते हैं। और देखो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, देखो ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि मैंने एकदम बीच में ही क्यों बनाया है। देखो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है ना तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहीं पे मिडिल में आता है उनके, ठीक है। तो देखो E1 और E2 सब इक्वल है, सबकी वैल्यू रखी, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2² माइनस E²। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये जो देखो ई नॉट जो आया ना वो कितना आ गया, ई आ गया। देखो ये ई नेट जो आ रहा है इन दोनों की वजह से वो कितना आ गया ई। अब देखो ये वाला ई और ये वाला ई बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है सेंट्रोइड पे वो कितनी बन रही होगी, 0 बन रही होगी। देखो ये ऐसा अपना आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, देखो भाई ये वगैरह कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी। जब दो वेक्टर पड़े हों देखो 120 डिग्री में, ठीक है, अगर ये ई है और ये ई है तो जो इनका नेट आएगा वो भी कितना आएगा, ई ही आएगा, ठीक है। ये बात भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर ये 2 ई होता और ये 2 ई होता तो यहाँ पे जो इनका नेट आता वो भी कितना आता, 2 ई ही आता, ठीक है। अब देखो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे वो वाली बात सुनो जो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो तीन फोर्सेस हो, ठीक है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पे, और तीनों के बीच में जो एंगल हो वो भी कितना हो, इक्वल हो। तो तीनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ये आंसर वहीं पे देखते ही सॉल्व हो जाता। तो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो नेट आता इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सेंट्रोइड पे वो कितना आता, 0 आता। अगर ये एमसीक्यू में अगर अपन से अगर पूछता तो। थैंक यू।